वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, लास्ट क्लास के अंदर अपन इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो शुरू किया था। मतलब इकोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है अपने सिलेबस के अंदर, उसको डिस्कस कर रहे थे और अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था कि किस तरीके के प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं। और लास्ट अपन ने जो है आज अपन शुरू करेंगे इस क्लास के अंदर एनर्जी फ्लो के बारे में बात करनी थी अपन को। तो डायरेक्ट चलते हैं एनर्जी फ्लो के ऊपर। बेसिकली बेटा, एनर्जी फ्लो अपन सब जानते हैं कि एक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर जो होते हैं वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जितने भी हेटेरोट्रॉप्स है या जितने भी पर्पोसी है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स या उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इस प्रकार एक प्रकृति के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। तो बिल्कुल इजी तरीके से ऊर्जा का प्रवाह, हिंदी के अंदर इसको बेटा बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह। बेसिकली क्या है बेटा, ऊर्जा प्रवाह को अपन लोग डिस्कस करेंगे, ऊर्जा प्रवाह। ठीक है बेटा, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो बेटा, ऊर्जा प्रवाह बेसिकली अपन देखें कि अगर प्रकृति के अंदर ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वह है सूर्य या सन। प्रकृति के अंदर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है वह सूर्य है। अगर सूर्य जो है सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, अगर गहरे समुद्र के अंदर जो भी हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं उनको कहा जाता है, उनको छोड़ दिया जाए तो पूरी प्रकृति के अंदर जितने भी आपको पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलते हैं उनके अंदर सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होते हैं। क्या कह रहा हूं कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम एक्सेप्ट हाईली डीपली सिचुएटेड हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं होता। किसके अंदर नहीं होता बेटा? हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, या जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम या हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिक तंत्र ही कह रखा है। ये समुद्र के अंदर बहुत ही गहराई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वह इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस केस के अंदर, इस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का स्रोत सूर्य नहीं होते हैं। देखो बेटा, एक एनसीईआरटी ने लाइन लिख रखी है कि आपतित सूर्य विकिरण में से 50% से कम प्रकाश संश्लेषणात्मक रूप से सक्रिय विकिरण है। जितना भी एक पृथ्वी के ऊपर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है उसका 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय है, जिसको बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन of the ancient solar radiations less than 50% is photosynthetically active radiation। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक प्लांट जो होता है 50% तो पार है, लेकिन पार का केवल 2 से 10% ही प्लांट जो है वह फोटोसिंथेसिस में काम में करते हैं। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार। ये डेटा इंपोर्टेंट है। ठीक है, पार तो कितना है टोटल? देखो, टोटल का 50% तो पार है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, और इसका केवल 2 से 10% जो है वह प्लांट यूज करते हैं। प्लांट क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? प्लांट इसका 50 से 10% भाग ही यूज करते हैं। इकोसिस्टम ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। इट हेल्प टू काउंटरैक्ट द एंट्रोपी। इकोसिस्टम क्या करता है बेटा? थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को फॉलो करता है ताकि अणुओं को संश्लेषित करने के लिए उसको निरंतर रूप से ऊर्जा मिलती रहनी चाहिए सूर्य के रूप में, सूर्य के प्रकाश के रूप में। आगे की तरफ देखते हैं बेटा, एनर्जी फ्लो। बेटा, अपन सब जानते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है। तो एनर्जी फ्लो के अंदर सबसे पहला बात करते हैं अपन उत्पादक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उत्पादक। अपन जब सब जानते हैं कि उत्पादक जो है वो ऑटोट्रॉपिक्स जो है उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, और इस प्रकाश संश्लेषण की क्षमता के द्वारा वह भोजन का निर्माण करते हैं। वो किसका निर्माण करते हैं बेटा? भोजन का निर्माण करते हैं।
वह भोजन का निर्माण करते हैं। कि ऐसे जीव जो अपने लिए भोजन का, खुद भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन लोग उत्पादक कहते हैं। और अगर बात करें बेटा इसलिए पारिस्थितिक तंत्र की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर शाकीय और काष्ठीय पौधे जो होते हैं, शाकीय और काष्ठीय पौधे वह मुख्य उत्पादक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स। जो हर्बेसियस और वुडी प्लांट्स होते हैं वह मुख्य उत्पादक होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन। जबकि अगर अपन जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं बेटा? फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और उच्च पौधे होते हैं। द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। द एनर्जी टैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू ए कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। उत्पादक द्वारा काम में ली हुई ऊर्जा उपभोक्ता दे दी जाती है या जीव मर। ये बेटा कोई लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको काट देना, ये काट देना कोई, ठीक है। उपभोक्ता को दे दी जाती है, ठीक है, यहां तक ध्यान समझ जाए। आगे की बात करते हैं बेटा ऊर्जा प्रवाह के बाद, ऊर्जा प्रवाह के अंदर उत्पादक के बाद बात करते हैं परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। बेटा ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें अपन लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। ये वे जानवर हैं जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता अपन ने पढ़े थे शाकाहारी, जो पौधों को खाते हैं, जैसे कीड़े हैं, पक्षी है, स्तनधारी है, मोलस्का, ये सभी कैसे हैं? शाकाहारी है, ठीक है। दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे लोमड़ी, मनुष्य। तीसरे होते हैं तृतीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक मांसाहारियों को खाते हैं, बाघ है, शेर है, ठीक है। उसके बाद बात आती है खाद्य श्रृंखला की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर क्या होता है? नेचर के अंदर उत्पादक, जिनको बोलते हैं अपन लोग प्रोड्यूसर। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोड्यूसर। उत्पादक से ऊर्जा जो है वह किसके पास जाती है बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता के पास। किसके पास गई बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता से किसके पास जाती है बेटा? द्वितीयक उपभोक्ता के पास। द्वितीयक उपभोक्ता या जिसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके बाद जाती है उच्च उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता या जिसको अपन टॉप कंज्यूमर कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता भी कह सकते हैं। ये जो है ये ऊर्जा की प्राप्ति किससे करते हैं बेटा? ये ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं सूर्य से। किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। अब देखना बेटा, बेटा सूर्य से ऊर्जा जो आई वह उत्पादक के पास आई। उत्पादक से ऊर्जा किसके पास गई? प्राथमिक उपभोक्ता के पास। प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा किसके पास गई? द्वितीयक उपभोक्ता के पास। और द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा जो है वह उच्च उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता के पास जाती है। अर्थात एक प्रकृति के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ होता है। इस तरीके से ये क्या करते हैं? ये एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। देखिएगा बेटा, इन एन इकोसिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड मटेरियल एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज इन विच food energy is transferred through repeated eating and being eaten। एक खाद्य श्रृंखला के अंदर पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक जीव खाद्य सामग्री के लिए, भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहता है एक श्रृंखला में, और इस तरीके से वो एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसी श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, एक खाद्य श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह हमेशा भोजन के रूप में होता है कि इट इज कॉल्ड फूड चेन। इन फूड चेन द एनर्जी फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ फूड। इज दैट क्लियर बेटा? जो एनर्जी का फ्लो होता है
खाद्य सामग्री के रूप में होता है। खाद्य श्रृंखला में खाद्य सामग्री या खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक होता है। पारिस्थितिक तंत्र के अंदर सामान्यतया 4 पोषक स्तर होते हैं, और 4 पोषक स्तर होते हैं क्योंकि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जाने पर ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। कैसे घटता है अभी अपन समझेंगे। इन अ फूड चेन, फूड मटेरियल और फूड एनर्जी इज ट्रांसफर इज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। Generally, in a food chain, 4 trophic levels are present, because from one trophic level to next trophic level, the transfer energy is repeatedly decreases. Clear है बेटा? ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में जीवों के एक विशेष स्थान को उनके पोषक स्तर, अपन ने कहा ना बेटा कि खाद्य श्रृंखला के अंदर सबसे नीचे इनको कहा जाता है बेटा उत्पादक। क्या बोलते हैं बेटा? उत्पादक, या अपन उत्पादक, ठीक है, इसको उत्पादक बोल दिया। प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक के बाद आ गए द्वितीयक उपभोक्ता, और ये आ गए तृतीयक या टॉप उपभोक्ता। तो बेटा हमेशा ऊर्जा का मान जो है यहां से यहां जाने पर कम होगा, और इस प्रत्येक स्तर को अपन लोग पोषक स्तर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको मैंने कह दिया पोषक स्तर प्रथम, ट्रॉफिक लेवल प्रथम, ये है पोषक स्तर फर्स्ट, ये पोषक स्तर सेकंड हो गया, ये पोषक स्तर बेटा थर्ड हो गया, और ये पोषक स्तर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। ट्रॉफिक लेवल या पोषक स्तर कहा जाता है। अब देखना बेटा पोषी स्तर, ये अपने कहा ना, अपने समझ लिया प्राथमिक उत्पादक को प्रथम पोषक स्तर कहते हैं, जैसे पादप प्लवक है। प्राइमरी कंज्यूमर को द्वितीयक पोषक स्तर कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ट्रिपल या थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, और इसको चौथा या फोर्थ पोषक स्तर कहते हैं। ये प्राथमिक ये उत्पादक है, प्रथम पोषक स्तर, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक और ये तृतीयक। क्लियर है चीज? अब देखना बेटा विभिन्न पोषक स्तरों से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह किस तरीके से होता है, ध्यान से इसको देखना बेटा। ये सूर्य है, ये क्या है बेटा, सन है, ये सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा आई, उस ऊर्जा को किसने लिया, पादप ने लिया। पादप जो प्रथम पोषक स्तर है या पौधा है, उत्पादक है, उसने ऊर्जा को लिया। ये कौन सी ऊर्जा है बेटा, प्रकाश ऊर्जा है। ये कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। इस प्रकाश ऊर्जा से जब इसको ऊर्जा मिली तो अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में यहां से वापस चली जाती है, प्रकृति को वापस चली मिल जाती है, और उसमें से कुछ ऊर्जा वह प्रकाश संश्लेषण के लिए काम में लेता है पादप, और उससे भोजन बनाता है। इस भोजन का मैक्सिमम भाग यह अपने खुद के पास रखता है। कितना पास रखता है बेटा, 90% जो भाग होता है वह खुद अपने पास रखता है, और केवल आगे जो है वह आगे 10% ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। इस 10% का जितना भाग सेकेंड ट्रॉपिक लेवल या जो प्राइमरी कंज्यूमर के पास आता है, इसका 90% वो पुनः अपने पास रखता है, और आगे कितना ट्रांसफर करता है बेटा, केवल 10% करता है। यहां से जो 10% ऊर्जा इसको मिली वो आई थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, तृतीयक पोषक स्तर पर आई, 90% यहीं पे रहेगी, और आगे केवल कितनी हो गई, 10% ट्रांसफर होती है। ठीक है, हीट के रूप में भी ऊर्जा निकलती है, और इस तरीके से जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वह एक पोषक स्तर से 4 पोषक स्तर पर जाने पर ऊर्जा जो है वह हमेशा क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है बेटा, पोषक स्तर, एक चीज ध्यान रखना, एक खाद्य श्रृंखला के अंदर सामान्यतया, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से, कि मैं कह रहा हूं ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट है, ध्यान से देखना, ये है ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये आ गया आपके ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ये आ गया आपके ट्रॉफिक लेवल थर्ड, और ये आ गया आपके ट्रॉफिक लेवल 4। बेटा जब अपन एक ट्रॉपिक लेवल से, ये है निम्न पोषक स्तर, या इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी यहां पर, जब अपन ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट से ट्रॉपिक लेवल 4 की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा, या जिसको इंग्लिश में लिखते हैं एनर्जी, वह हमेशा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए यह कहा जाता है, देखो बेटा
इसलिए यह कहा जाता है कि सामान्यतया एक खाद्य श्रृंखला में 4 से 5 पोषक स्तर ही होते हैं। अगर इससे ज्यादा पोषक स्तर होंगे तो क्या होगा बेटा? इससे ज्यादा पोषक स्तर होने पर अंतिम उपभोक्ता के पास इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहां से यहां जाने पर ऊर्जा कम होती रहती है। अगर इससे ज्यादा पोषक स्तर होंगे तो अंतिम उपभोक्ता के पास इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी कि वह जिंदा रह सके। इसलिए सामान्यतः एक खाद्य श्रृंखला के अंदर 4 से 5 पोषक स्तर ही होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अत्यधिक जटिल परिस्थितियों तंत्र में 5 पोषक स्तर पाए जाते हैं, जिनमें तृतीयक उपभोक्ता, ये बहुत ही कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तभी 5 पोषक स्तर होते हैं। जनरली 4 ही पोषक स्तर होते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड चेन। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, और हमेशा जो ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही स्थानांतरित होती है। ऊर्जा जो होती है वह हमेशा उत्पादक से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, छोटी खाद्य श्रृंखलाएं अधिक ऊर्जा प्रदान करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सामान्यतया आमतौर पर अपघटक का मतलब बैक्टीरिया है, जीवाणु है, कवक है, उनको खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं किया जाता। जनरली द decomposers like bacteria and fungi are not included in food chain. It is very important point. क्यों? क्योंकि ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं और खाद्य श्रृंखला के अंदर हमेशा जीवित पदार्थों की बात की जाती है। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अपन ने कहा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरे ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता जाता है। प्रत्येक पोषी स्तर के जीव ऊर्जा के लिए निचले पोषी स्तर के जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये जैसे T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो ये T2 इसके ऊपर निर्भर रहेगा, T3 इसके ऊपर निर्भर रहेगा, T4 T3 के ऊपर निर्भर रहता है। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपरद क्षेत्र, डेट्राइटस जोन, खाद्य श्रृंखला का ही पार्ट है। देखो बेटा, अगर खाद्य श्रृंखला के अंदर कोई भी जीव मर जाए, चाहे वह उत्पादक हो, चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो या तृतीयक उपभोक्ता हो, इनमें से अगर कोई जीव मर जाता है तो वह मरकर क्या बनाता है? मृत बायोमास या जिसको बोलते हैं अपरद, डेट्राइटस बन जाता है। यह अपघटकों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। When an organism die, it become dead biomass. Dead biomass को क्या बोलते हैं? अपरद या डेट्राइटस बोलते हैं। It is an energy source for decomposers. अपघटकों के लिए ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं। क्लियर है कहानी? ऊर्जा प्रवाह, अगेन बेटा, खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है एक प्रकृति के अंदर 2 प्रकार की, सामान्यतः यूं तो देखे जाए तो 3 प्रकार की है, लेकिन बेसिकली 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी जाती है। यूं देखेंगे अपन 3 तरीके के पढ़ेंगे। ये कोई नहीं पूछेगा बेटा, आप कहोगे सर आप ही कह रहे हो कि 2 है 3 है, तो कहीं क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं आएगा कि प्रकृति के अंदर कितनी खाद्य श्रृंखलाएं होती है। 2 पहले पढ़ते हैं, फिर तीसरी पढ़ते हैं। पहली खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन या जिसको बोलते हैं चारण खाद्य श्रृंखला, और दूसरी होती है डेट्राइटस फूड चेन जिसको बोलते हैं अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण या चरण भी है। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं वह छोटे से लेकर अपन उत्पादक घास से लेकर खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वह उत्पादक से होती है, और यहां पर खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वह अपरद या डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। एक एक को आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो एक लाइन भी लिख रखी है, हालांकि खाद्य श्रृंखला प्रकृति में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद होती है। एक परजीवी होती है, वो आगे पढ़ेंगे अपन।
पहली बात करते हैं बेटा ग्रेजिंग फूड चेन। पहली कौन सी है बेटा? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन जो उसमें अपन दो एग्जांपल लेंगे, एक स्थल का लेंगे और एक जल का लेंगे। कि चारण खाद्य श्रृंखला या इसको अपन लोग परभक्षी खाद्य श्रृंखला करते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली अधिकांश खास खाद्य श्रृंखलाएं कैसी होती है बेटा? चारण या चरण, चरण कहेंगे तो बेटी डेट्राइट ग्रेजिंग या चरण खाद्य श्रृंखला होती है। यह खाद्य श्रृंखला उत्पादकों या पौधों से शुरू होकर उपभोक्ता की तरफ जाती है, ठीक है। क्रमिक क्रम में यह छोटे जीव से बड़े जीव की ओर जाती है। यह एक आपको ग्रेजिंग फूड चेन आपको डायग्राम दिख रहा है कि जिसके अंदर एक घास का पौधा है। घास के पौधे को किसने खाया बेटा? खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया? भेड़िए ने खाया। और भेड़िए को किसने खाया? शेर ने खाया। तो यहां पर ये छोटा जीव है, ये छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, बड़े से और बड़ा। इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है उस खाद्य श्रृंखला को चारण चारण या ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर मैंने बताया। अगर यही खाद्य श्रृंखला अपन जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करेंगे? केमिकली फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये एनर्जी किसके पास जाएगी? जू प्लैंक्टन्स के पास जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं प्राणी प्लवक। यहां से जो एनर्जी है वो कहां से किसके पास जाएगी? स्मॉल फिशेज, छोटी मछलियों के पास जाएगी। और अंततः यह ऊर्जा जो होती है वह बड़ी मछली जैसे शार्क के पास जाएगी। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं अपन? ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ये कैसे हैं बेटा? छोटे आकार के जीव होते हैं, छोटे आकार के जीव, छोटे आकार के जीव। और धीरे धीरे ये किसकी तरफ जाएगी बेटा? बड़े आकार के जीव की तरफ स्थानांतरित होती है। इज दैट क्लियर? चलें आगे, चलते हैं आगे। दूसरी खाद्य श्रृंखला जो होती है उसको बोलते हैं बेटा परजीवी या पैरासिटिक फूड चेन। दिस फूड चेन आल्सो स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। यह खाद्य श्रृंखला भी बेटा उत्पादक से ही शुरू होती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें यह अंतर है कि यह जो खाद्य श्रृंखला होती है वह बड़े आकार के पौधों, बड़े आकार से शुरू होकर अंततः किसकी तरफ जाएगी? छोटे आकार की तरफ रन करती है, लार्ज साइज से स्मॉल साइज की तरफ मूव करती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूं। एक बड़ा वृक्ष है, बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और हर एक पक्षी के ऊपर बहुत सारे परजीवी लगे हुए हैं। तो यहां पर क्या है? पेड़ एक ही है और एक पेड़ के ऊपर मैं कह रहा हूं पक्षी लगे हुए हैं, 10-12 लगे हुए हैं, 10-12 बैठे हैं, तो पक्षी उससे छोटा है। पक्षी के ऊपर कीड़े हैं तो कीड़ा उससे छोटा है, परजीवी। तो इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखला होती है उस खाद्य श्रृंखला को परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कि बोथ परजीवी खाद्य श्रृंखला और ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, बोथ चेन्स आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन एंड हैव रैपिड एनर्जी फ्लो। इन दोनों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर, चारण खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर और परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह है बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से नोट डाउन करवाने की कोशिश की है। अगली होती है बेटा डेट्राइटस खाद्य चेन। डेट्राइटस अप्रद खाद्य श्रृंखला। बेटा जो मृत बायोमास होता है, अपन ने बताया भी था अभी, मृत जैव भार, मृत जैव भार को अपन लोग बोलते हैं अप्रद। मृत जैव भार को क्या बोलते हैं? अप्रद या डेट्राइटस बोलते हैं। डेट्राइटस का मतलब डेड बायोमास, डेड बायोमास को अपन लोग बोलते हैं डेट्राइटस। ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई खाद्य श्रृंखला अप्रद पदार्थों से शुरू होती है तो ऐसी खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? अप्रद खाद्य श्रृंखला कहलाती है। कि व्हेन एनी फूड चेन बिगिंस विथ decomposition of dead organic matter by decomposition process by decomposers is called as saprophytic food chain or also called as detritus food chain. In this type of food chain the primary consumers are bacteria and fungi. यहां से शुरू हुई यहां पे गई तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे? इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला के अंदर आपको पोषक स्तर भी कम देखने को मिलेंगे। पोषक स्तर क्या होंगे? बहुत ही कम। जनरली 2 ही पोषक स्तर होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू हुआ, बैक्टीरिया और कवक पर खत्म हो गया। क्लियर है बेटा? अगली देखो बेटा, ऊर्जा परिमाण और पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तुलना, एनर्जी मैग्नीट्यूड एंड इकोसिस्टम कंपैरिजन। बेटा अपन ने कहा अभी
कि परजीवी खाद्य श्रृंखला और चारण खाद्य श्रृंखला के अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसके अपरद खाद्य श्रृंखला के अंदर क्या होता है बेटा, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वह काफी धीमा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा कि अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह काफी धीमा होता है, फिर भी ऊर्जा का परिमाण प्रवाह धीमा है लेकिन मैग्नीट्यूड बहुत अधिक होता है। और मैग्रो वनस्पति में यह खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों तक जाती है। अपन ने कहा था कि जनरली अपरद खाद्य श्रृंखला के अंदर 2 ही पोषक स्तर होते हैं, लेकिन मैग्रो वनस्पति एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर अपरद खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों जैसे शेर तक, टाइगर तक भी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है मृत मैग्रो की लीव्स है। मृत मैग्रो की लीव्स को किसने खाया, डेड इस लीव्स को खाया बैक्टीरिया और फंजाई ने। फिर इस फंजाई को किसने खाया, एफिड्स, मोलस्क, क्रैब्स, निमेटोड्स ने। इसको किसने खाया, छोटी मछलियों ने। छोटी मछली को किसने खा लिया, बाघ ने। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है, शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना कि सामान्यतः अपरद खाद्य श्रृंखला के अंदर 2 ही टॉपिक स्तर होते हैं, 2 ही पोषक स्तर होते हैं। किस प्रकार की वनस्पति के अंदर अपरद खाद्य श्रृंखला के अंदर 2 से अधिक पोषक स्तर पाए जाते हैं, मैग्रोव वनस्पति के अंदर, मैग्रोव जो वेजिटेशन होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का मेथड देखने को मिलता है। ठीक है, ये बेटा बिल्कुल बता दिया है मैंने। ठीक है, जीएफसी मेजर फ्लो बता दिया है। आगे बात करते हैं पोषक तत्व स्थिरीकरण और उपभोक्ता वर्गीकरण, न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन एंड कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। बेटा देखो, पोषक तत्व स्थिरीकरण अपन सब जानते हैं कि जब कोई खाद्य श्रृंखला के अंदर चाहे उत्पादक मरता है या चाहे उपभोक्ता मरते हैं, अगर वो मरेंगे तो उनका जो शरीर है वो अपरद कहलाता है, डेट्राइटस कहलाता है, बरोबर। फिर क्या करते हैं, उस मृत शरीर का अपघटन होता है। अपघटन करने वाले कौन होते हैं, डीकंपोजर्स, अपघटक होते हैं। तो इस प्रकार जो उन्होंने प्रकृति से लिया था वापस प्रकृति को देना है, इस प्रकार से यह साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि अपघटन की प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व रोगाणुओं के बायोमास के साथ बंध जाते हैं और अस्थायी रूप से अन्य जीवों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अपघटक जिस ऊर्जा को वापस प्रकृति को देना चाहते हैं उसको न देकर कुछ अपने पास रख देते हैं ताकि वह पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला के अंदर साइक्लिक मैनर से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट इमोबाइलाइजेशन, पोषक तत्वों का स्थिरीकरण कर लिया। इमोबाइलाइजेशन का मतलब बांध के रख दिया। अब इसको पढ़ो कि क्या हुआ, अपघटन की प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पोषक तत्व स्थिरीकरण, अपघटन की प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व रोगाणुओं के बायोमास के साथ जुड़ जाते हैं। रोगाणुओं की जगह या अपघटक कह सकते हैं, यहां पर सॉरी अपघटक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अपघटक। रोगाणुओं की जगह यहां पे अपघटक लिख लेना। अपघटक के साथ जुड़ जाते हैं और अस्थायी रूप से अन्य जीवों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। जीवित रोगाणुओं या जीवित अपघटकों में पोषक तत्वों के इस समावेश को क्या बोलते हैं बेटा, पोषक तत्व स्थिरीकरण कहते हैं। क्लियर है बेटा, न्यूट्रिएंट इमोबाइलाइजेशन। उसके बाद उपभोक्ता का वर्गीकरण बेटा, उपभोक्ता के वर्गीकरण के अंदर 2 प्रकार के हैं, एक होता है प्लांट पैरासाइट और एक होता है एनिमल पैरासाइट। प्लांट पैरासाइट को प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, एनिमल पैरासाइट को सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। प्लांट पैरासाइट आर नॉन एज प्राइमरी कंज्यूमर और एनिमल पैरासाइट जैसे बैक्टीरिया है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, लीवर फ्लूक है, दे आर आल्सो नॉन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आते हैं कुछ स्पेशल इकोलॉजिकल रूल। कुछ बातें एनसीईआरटी ने कही है, मैंने डायरेक्ट उन्हीं को उठाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी कीट भक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट जितने भी होते हैं, बहुत ही शानदार निफेंथिस का आपको देखने को मिल रहा है। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वह दोहरी भूमिका निभाते हैं, दे प्ले ड्यूल रोल, डबल रोल। ये उत्पादक ही है और साथ में द्वितीयक उपभोक्ता भी होते हैं। ये क्या है बेटा, उत्पादक भी है, ये क्या है, प्रोड्यूसर भी है। प्रोड्यूसर के साथ साथ सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों, कोई बता सकता है बेटा? बेटा पहली चीज, प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उत्पादक हो जाएंगे, लेकिन ये कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं अपनी नाइट्रोजन कंटेंट को पूरा करने के लिए। अगर कोई इंसेक्ट इसके अंदर आ गया तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, ये इंसेक्ट इसके अंदर ही रहता है, ये कुछ केमिकल का सिक्रेशन करते हैं,
इंसेक्ट अंदर ही मर जाता है। अपने नाइट्रोजन कंटेंट को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं, इसलिए ये क्या है बेटा, द्वितीयक उपभोक्ता भी है, ठीक है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और साथ ही वे कीड़ों को खाते हैं। एग्जाम्पल है, ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूल रोल प्ले कर रहा है, इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी पादप। क्लियर है पहला पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैन मनुष्य, पिकॉक मोर, कॉकरोच क्रो कौवा, स्पैरो गोरैया एंड फिश आर कार्निवोरस। ये सभी कैसे हैं बेटा, ओमनिवोरस। कार्निवोरस का ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी है। एनसीईआरटी लाइन दी रखी इसलिए समझाना था। ऑर्गेनिज्म विच यूज मिल्क और ऑर्गेनिज्म विच यूज मिल्क और कर्ड एज फूड आर नॉन एज सेकेंडरी, ये हटा देना, आज नॉन एज सेकेंडरी कंज्यूमर। वे जीव जो दूध या दूध से बने हुए पदार्थ खाते हैं उनको अपन लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो कहेगी अपने लिए वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला देखना बेटा, फूड वेब। बेटा एक खाद्य श्रृंखला मैं लिखता हूं, चलो यहीं पे लिख लेता हूं। मैंने लिखा घास, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया कुत्ते ने, कुत्ता को खाया शेर ने, ठीक है। ग्रास खरगोश को बोलते हैं रैबिट, डॉग और लॉयन। अब अपन मुझे बताओ, क्या यार प्रकृति के अंदर खाद्य श्रृंखला एग्जिस्ट हो सकती है क्या? नेवर। क्या सर ऐसे कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने पढ़ाया होती है, आप कह रहे हो नहीं होती। इस खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है कि घास को कौन खाएगा, सिर्फ खरगोश खाएगा। खरगोश को कौन खाएगा, सिर्फ कुत्ता खाएगा। कुत्ते को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नेवर, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति के अंदर खाद्य श्रृंखलाएं क्या करती है, आपस में एक दूसरे के अंदर गुथी हुई होती है, इंटर रिलेटेड होती है। और कभी भी प्रकृति के अंदर सिंगल खाद्य श्रृंखला देखने को नहीं मिल सकती। इसका मतलब क्या है कि खरगोश केवल घास खाता है, कुत्ता केवल खरगोश खाता है, शेर केवल कुत्ता खाता है, नहीं। शेर को हिरण मिला, हिरण खा लिया, कुत्ता मिला, कुत्ता खा लिया, बिल्ली मिली, बिल्ली खा ली। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर जो बनती है, इंटरेक्टिंग फूड चेन मिलकर क्या बनाती है बेटा, फूड वेब का निर्माण करती है, खाद्य जाल का निर्माण करती है। कैसे देखते हैं बेटा कि इन अ बिग इकोसिस्टम मेनी फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टुगेदर ऑन डिफरेंट टॉपिक लेवल टू फॉर्म फूड वेब। इन फूड वेब ट्रांसफर ऑफ फूड इज, बेटा एक चीज ध्यान रखना, चाहे खाद्य श्रृंखला हो चाहे खाद्य जाल हो, ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, बट फॉर्म मेनी डिफरेंट अल्टरनेटिव पाथवे। बड़े पारिस्थितिक तंत्र में कई प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं विभिन्न पोषक स्तरों पर एक साथ जुड़कर खाद्य जाल बनाती है। और खाद्य जाल में भी ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है बेटा, एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। कहां से कहां होता है बेटा, ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ ही होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। कभी भी कंज्यूमर से ऊर्जा प्रोड्यूसर की तरफ नहीं जाएगी। 10% लॉ अपन पढ़ेंगे आगे। फिर देखो बेटा, खाद्य जाल में एक विशिष्ट पोषक स्तर के सदस्य अपनी पसंद और स्वाद के अनुसार अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन खाद्य में इस प्रकार की सुविधा, देखो बेटा खाद्य श्रृंखला के अंदर तो फिक्स है कि वो अपन को चाहिए वही मिलेगा, लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं है, जो भोजन मिल गया वही करेंगे। कोई इंपोर्टेंट लाइन नहीं है, भोजन के लिए एक से अधिक विकल्प ये यहां से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा घास है, घास को कौन खा रहा है, टिड्डा भी खा सकता है, घास को चूहा भी खा सकता है, घास को डियर या हिरण भी खा सकता है, घास को जंगली खरगोश भी खा सकता है, घास को बकरी भी खा सकती है। इस टिड्डे को मेंढक खा सकता है, मेंढक को चील खा सकती है, चूहे को लोमड़ी खा सकती है, लोमड़ी को शेर खा सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है वह आपस में संग्रहित होकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। एक चीज और देखो बेटा, खाद्य जाल जितना कॉम्प्लेक्स होगा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोत मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ये लाइन ध्यान रखना कि खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होता है वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है या स्थिर होता है। एज मच एज फूड वेब इज कॉम्प्लेक्स दैट इकोसिस्टम इज मोर परमानेंट और
more stable. Such type of ecosystem is not destroyed naturally and continuous for long time. इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल को, इकोसिस्टम को नेचुरली डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, ठीक है. दिस इकोसिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय लॉस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी पार्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. अगर इसके अंदर किसी पोषक स्तर में से कोई एक जीव मर भी जाता है तो उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, इसमें से भेड़िया मर गया तो क्या शेर को भोजन नहीं मिलेगा? क्यों भाई, शेर को मिलेगा. शेर सियार को खा सकता है, शेर खरगोश को खा सकता है, शेर डायरेक्ट बकरी को खा सकता है, शेर हिरण को खा सकता है. लोमड़ी या भेड़िए के मरने से शेर के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ा. इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं बेटा. दोज इकोसिस्टम विच हैव सिंपल फूड वेव. बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताया है कि ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर खाद्य जाल सिंपल तरीके का होता है वह स्थिर नहीं होते. यदि किसी विशेष पुस्तक स्तर में कोई परिवर्तन होता है तो वो किसी भी समय समाप्त हो सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल लेकर रहा हूं. मैं कह रहा हूं घास को किसने खाया? चूहे ने खाया. चूहे को किसने खाया? बिल्ली ने खाया. बिल्ली को किसने खाया? बिल्ली को खाया कुत्ते ने, कुत्ता. इसमें से सपोज मैं कह रहा हूं चूहे प्रकृति से नष्ट हो गई तो बिल्ली तो मर जाएगी, कुत्ता भी मर जाएगा. सीधी सी बात है. आई समझ में कि प्रकृति के अंदर एक लीनियर चेन, एकल सिंगल चेन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. अब इन दोनों चीजों को अपन कंपैरिजन करते हैं. स्टेबिलिटी स्केल क्या कहता है? जितना खाद्य जाल सरल होगा वह फूड चेन क्या होगा? अनस्टेबल होगा. जितना कॉम्प्लेक्स होगा वह फूड चेन क्या होगा? मोर स्टेबल होता है. फूड चेन जितना कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा. इज दैट क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं. ये एक बेटा एनसीईआरटी ने एक छोटा सा कहीं पे, मैं कह रहा हूं एक चीज होता है ना कि एडजस्ट करने की कोशिश की है. होम्योस्टेटिक सम स्थापन. बेटा देखना, पारिस्थितिक तंत्र एक गतिशील प्रणाली है क्योंकि जैविक या अजैविक घटकों के बीच में, मैं पढ़ लेता हूं आपको समझ में आ जाएगा. बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना. बड़ा कर लेता हूं ताकि पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि पारिस्थितिक तंत्र एक गतिशील प्रणाली है क्योंकि जैविक या अजैविक घटकों के बीच में निरंतर परस्पर क्रिया चल रही है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र एक संतुलन की स्थिति में मौजूद होता है. इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम बिकॉज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, सो इट इज प्रेजेंट इन अ इक्विलिब्रियम पोजिशन. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अपन को सोचना भी नहीं है. इकोसिस्टम इज सेल्फ मेंटेन्ड and self-regulatory system. It means an ecosystem maintain a balance in between different trophic level. Ecosystem maintained condition के अंदर रहता है, अलग अलग पोषक स्तर स्वयं ही अपना निर्धारण करते हैं. Each trophic level control the other trophic level in an ecosystem. जैसे T1 है, T2 है, T3 है, T4 है. T2 अपना भी करेगा, दूसरे का भी ख्याल रखेगा. T1 अपना भी रखेगा, तभी तो ऊर्जा का स्थानांतरण. अगर इसको ऊर्जा मिली और इसने कहा नहीं भाई मैं तेरे को ऊर्जा नहीं दूंगा तो T2 तो मर जाएगा. इसको मिली और इसने कहा नहीं मैं T3 को नहीं दूंगा तो T3 और T4 मर जाएंगे. इसी को कहा गया है, ठीक है. बाकी और कोई इंपोर्टेंट शायद इसमें है नहीं. इस प्रकार इसलिए पारिस्थितिक तंत्र हमेशा संतुलन प्रणाली की इस विशेषता को क्या बोलते हैं? समस्थापन कहते हैं. तो बेटा ये अपना इस चैप्टर का जो है लेवल लेक्चर सेकंड था. इसके आगे अपन बात करेंगे कुछ प्रोडक्टिविटी या डिफरेंट तरह के जो भी आता है उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.